न्यूक्लियस के बारे में क्या जानते हैं? जो जानते हो पहले बोल दो। अरे सबसे पहले तो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मास्टर ऑर्गेनेल है ये। और दूसरी बात ये है कि ये जो न्यूक्लियस है, अगर थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखें थोड़ा, तो यहां पर मेरे पास कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने आपको बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इट इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनफैक्ट बनाया ही किसने होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे? राइबोसोम्स मिलेंगे, राइबोसोम्स मिल जाएंगे। ये हो गए आपके ATS राइबोसोम। ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन। और यहां बीच में एक पोर दिख रहा होगा, देखो इधर, ये देखो, ये ऐसे मेम्ब्रेन है। तो ये दो मेम्ब्रेन थे, ये दो मेम्ब्रेन थे। तो ये क्या हो गए? दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गए। इधर वाला भी दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गए। तो यहां जहां पर फ्यूजन हुआ है दो मेम्ब्रेन्स का आपस में, तो वहां पर क्या क्रिएट हो गया? पोर। और ये सिंपल पोर नहीं है, यहां पर कौन है? प्रोटीन्स हैं। यहां पर ये सिंपल पोर नहीं है, ये यहां पर प्रोटीन्स हैं। तो इसको हम लोग बोलते क्या हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आपने बोला, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो पोर है, और दूसरा पोर के साथ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। और इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का काम क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स का, पूरे कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा कि कौन सी चीज अंदर आ रही है, कौन सी चीज बाहर जा रही है, इसको कंट्रोल करना है। तो हम लोग बात करें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कंट्रोल्स एक्सचेंज। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मटेरियल सिर्फ अंदर आएगा या सिर्फ बाहर जाएगा, या दोनों तरफ एक्सचेंज होगा? दोनों तरफ एक्सचेंज होगा। तो यहां पर जो है कंट्रोल्स एक्सचेंज of material between nucleoplasm and cytoplasm. Nucleoplasm and cytoplasm. This is
न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन का काम है ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्ट करना, किस चीज को? डीएनए को। अंदर में कौन भरा है? डीएनए। तो डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम है मेम्ब्रेन का। और यहां पर इस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? क्रोमेटिन। पूरे में ऐसे थ्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे और इन थ्रेड्स को हम कहते क्या हैं? क्रोमाटिन। क्रोमेटिन। बोलो रेडी? हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगे। तो हमें दो चीजें समझनी है। पहली बात है कि थोड़ा न्यूक्लियस के नंबर को समझ ले। अच्छा, ये एक लाइन लिख देता हूं मैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो चीज है थोड़ा सा इसको हम लोग न्यूक्लियस के नंबर को थोड़ा एक बार मैं कुछ टर्म्स हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग चलेंगे क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नहीं, इनर मेम्ब्रेन से अटैच नहीं। नहीं, बिल्कुल भी गलत है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना वो कैसा होता है? स्मूथ। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर कभी भी राइबोसोम नहीं मिलेगा। ठीक है ना? राइबोसोम का लोकेशन किधर होना चाहिए? साइटोप्लाज्म। मतलब वो चाहे तो फ्री फॉर्म में हो सकता है या फिर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकता है, मगर नेवर इनसाइड। ठीक है ना? बस दो ही सेल ऑर्गेनेल है जहां पर जिसके अंदर मिलता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, बस। तो ये कंडीशन है आपका। तो आर इज कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, एक और बात, जैसे मान लो कि एक सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, एक दूसरा सेल है जिसके पास दो न्यूक्लियस है, और एक ऐसा सेल है जिसके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस हैं। तो इनके रेस्पेक्टिव नाम क्या हो सकते हैं भाई साहब? इसको क्या बोले? मोनोकैरियोटिक सेल, मोनोकैरियोटिक, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? यूनी न्यूक्लिएट सेल। दूसरी बात है कि यहां पर इसको क्या बोलोगे? डाइकैरियोटिक, या फिर बाई न्यूक्लिएट सेल। और अगर यहां पर मल्टी न्यूक्लिएट है तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल के अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसको आप सिनोसाइट बोल सकते हो, इसको आप सिंकाइटियम बोल सकते हो,
इसको आप प्लाज्मोडियम बोल सकते हो। प्लाज्मोडियम स्पेशली बोलते हैं इन स्लाइम मोल्ड्स। आपको मैंने एक कंडीशन बताया था, स्लाइम मोल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो स्लाइम मोल्ड के सेल में, अगर स्लाइम मोल्ड कितने सेल का बना होता है? एक सेल। तो अगर इसके एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस हैं तो स्लाइम मोल्ड, ऐसे स्लाइम मोल्ड के सेल को हम क्या बोलोगे? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम लिखा हो, सिंकाइटियम लिखा हो या फिर सिनोसाइट लिखा हो, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मल्टी न्यूक्लिएट के। तो यहां पर ये सिचुएशन है आपके न्यूक्लियस का। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे, थोड़ा सा ये क्रोमेटिन समझते हैं यार, थोड़ा ये क्रोमेटिन समझते हैं। थोड़ा क्रोमेटिन के बारे में समझते चलें। तो क्रोमेटिन थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा कि यहां पर ये जो क्रोमेटिन होगा, इसको अगर आप देखना चाहते हो, वैसे तो ये कलरलेस होता है, दिखता नहीं है, बट अगर इसको आप देखना चाहते हो तो वहां पर कोई एसिडिक डाई आप यूज कीजिए, सॉरी बेसिक डाई आप यूज कीजिए। आप कलर यूज करते हो और वो कलर कैसा होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। अगर आप एसिडिक मॉलिक्यूल को देखना चाहते हो तो बेसिक डाई यूज करेंगे, अगर बेसिक मॉलिक्यूल को देखना चाहते हो तो एसिडिक डाई यूज करते हैं। तो एसिडिक मॉलिक्यूल है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और कलरलेस है, बट इसको हम लोग देख सकते हैं बाय यूजिंग अ डाई, अ स्टेन, अ कलर, दैट इज बेसिक डाई। तो यहां पर जो है ये कंडीशन है। अब इसका सबसे पहले तो फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले तो इमेजिन करो एक डीएनए, डीएनए एक्चुअली यही है एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो यहां पर ये किसकी वजह से है? ड्यू टू फॉस्फेट। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? PO4 3-। डीएनए किस किस चीज का बना होगा? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो यहां पर ये जो फॉस्फेट होगा इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एसिडिक है। तो ये जो डीएनए है, आप जानते हो कि ये कैसा है? एक सबसे लंबा बायोमॉलिक्यूल है, लॉन्गेस्ट बायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है ये। लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट। पतला है और बहुत लंबा है, थ्रेड जैसा, बिल्कुल आप इमेजिन करिए, एकदम थ्रेड जैसा। तो आप ये समझो कि ये जो थ्रेड है, इस बड़े से लंबे से थ्रेड को आप कहां रखना चाहते हो? एक छोटी सी जगह में, जिसका नाम है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज बोलो कितना? 25 माइक्रोमीटर। तो आप समझो कि इतने छोटे वॉल्यूम में आपको इसको एडजस्ट करना है। इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कॉइल करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉइलिंग करेंगे, लपेटेंगे। जैसे ऊन का गोला इमेजिन करो, एक लंबा सा ऊन का गोला हो, तो उसको अगर छोटी सी जगह पे रखना है, क्या कर देंगे? उसको लपेट देंगे। तो लपेटने के लिए इसको क्या चाहिए? एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन का नाम क्या है भाई साहब? हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां पर मेरे पास स्पेशल प्रोटीन्स हैं यहां। तो यहां पर ये जो प्रोटीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हिस्टोन ऑक्टामर या फिर न्यू बॉडी, क्या कहते हैं इसको, स्मॉल एन स्मॉल यू बॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर या फिर क्या, न्यू बॉडी। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, सबसे पहली बात है तुमने खुद ही बोल दिया कि ये क्या है, ऑक्टामर। जैसे आप ग्लोबिन को क्या बोलते हो, ग्लोबिन क्या है, टेट्रामर। तो 4 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ, पॉलीपेप्टाइड समझ रहे हो, बहुत सारे अमीनो एसिड को जब आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन इमेजिन करो, और पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पर कितनी होनी चाहिए, 8। तो सबसे पहले तो पॉलीपेप्टाइड, फिर पूछ रहा हूं पॉलीपेप्टाइड समझ आ रहा है ना, अमीनो एसिड की चेन। तो आप समझो कि यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड का नाम है H2A, एक पॉलीपेप्टाइड का नाम है H2B, एक का नाम है H3 और एक का नाम है क्या, H4। ये सब कौन है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। और ये जो चेन्स हैं ये एक एक कॉपी नहीं है, सबकी कितनी कितनी कॉपी है, 2-2 कॉपी है। तो ये 4 तरह के हैं और सबकी 2-2 कॉपी है। तो ये क्या बना देते हैं, ऑक्टामर, यानी 8 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन है वो कितने पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, 4, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स, है ना। तो वैसे यहां पर ये क्या हो गया, ये एक ऑक्टामर है, इसको आप न्यू बॉडी भी बोल सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, पहले मैं आपको बता दूं कि बताओ ये कितने टाइप का प्रोटीन्स का बना हो, कितने टाइप के अमीनो, भाई पॉलीपेप्टाइड है ना, तो अमीनो एसिड का बना है, तो कितने टाइप के अमीनो एसिड का बना होता है ये हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन जो है कितने टाइप के अमीनो एसिड का बना होता है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ, कितने टाइप के अमीनो एसिड का बना हो, बोलो, उल्टा सीधा गलत सही जो बताना बताओ। हाँ, चार, ठीक है, 2 तुम्हारी तरफ से, और कोई लड़कियों कुछ बताओ, 2, ठीक है। ऐसा है, प्रोटीन भाई साहब कम से कम 20 टाइप के अमीनो एसिड का बनाना है, ठीक है ना 20 से कम में काम नहीं चल पाएगा। 20 टाइप के अमीनो एसिड, यानी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, सबको मिलाकर आप क्या बनाते हो, कोई सा भी आप प्रोटीन जब आप बनाते हो तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इट इज मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। मगर इसमें ज्यादा क्या मिलता है, आर्जिनिन एंड लाइजीन आर अबंडेंट, ये इनका नंबर बहुत ज्यादा है। और लाइजीन और आर्जिनिन किस तरह के अमीनो एसिड हैं, बेसिक। तो बेसिक हैं, तो आप समझिए यहां पर कि आर्जिनिन और लाइजीन ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर एमिनो ग्रुप का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसे अमीनो एसिड्स पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। अरे भाई मान लो ये यहां पर ये कंडीशन है, अगर तुम बेसिक बोल रहे हो इसका मतलब क्या है कि इस वाले फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जब ये पूरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका नंबर पर मॉलिक्यूल क्या होगा, COO माइनस से ज्यादा होना चाहिए। तो COO माइनस से ज्यादा होगा तो ये एसिडिक है, ये बेसिक है, तो बेसिक नेचर आ जाएगा। और अगर तुम बेसिक बोल रहे हो यानी नेट चार्ज वहां क्या ज्यादा आएगा, प्लस। जो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे उनमें नेट चार्ज ज्यादा क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पर ये जो बेसिक अमीनो एसिड होंगे ये कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज एंड दे आर बेसिक इन नेचर। तो अब देखो डीएनए कैसा, नेगेटिवली चार्ज, और हिस्टोन कैसा, पॉजिटिवली चार्ज।
तो ये आपस में क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और यहां पर ये ऐसे डीएनए जो है अटैच हो जाएगा। तो ये व्हाइट वाला कौन हो गया, डीएनए, और येलो वाला क्या हो गया, हिस्टोन। और इसको मिलाकर, यानी यहां पर ये जो तुमने डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलाया, ऑक्टामर, इसको मिलाकर हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोसोम। तो यहां पर बन गया है न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम जो हमने बनाया, ये देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, ऐसे। और दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ता कौन है, लिंकर डीएनए। कोई भी चीज एक दूसरे को जोड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, लिंकर। तो यहां पर इस डीएनए को क्या कह देंगे, लिंकर डीएनए। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा पहले लिख लो, इतना लिख लो, फिर बात करते हैं। बोलो रेडी। तो हम लोगों ने बात किया कि डीएनए को लपेटना चाहते हैं हम लोग, डीएनए को कॉइल करना चाहते हैं, और कॉइल करने से फायदा क्या होगा, वाई आर वी कॉइलिंग, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेंथ को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए को कॉइल कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इससे लेंथ कम होगा और हम लोग उसको न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट कर पाएंगे। तो न्यूक्लियोसोम्स हैं। अच्छा एक चीज देखो, आपको पता होगा कि ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है, तो डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए टी, मतलब नाइट्रोजन बेस है, और वो जब शुगर और फॉस्फेट के साथ अटैच करते हैं तो क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, ए, दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, टी, ये क्या है, जी, और मान लो सी। पूरा डीएनए यही एटीजीसी का तो बना है। तो ए और टी को मिलाकर क्या बोलेंगे, बेस पेयर। क्या बोलेंगे, बेस का पेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो न्यूक्लियोसोम है, इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, मतलब जो डीएनए हमने लपेटा है ना, तो एक बात ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर वन न्यूक्लियोसोम occurs in every 200 बेस पेयर्स। 200 बेस पेयर पर एक न्यूक्लियोसोम होगा। 200 बेस पेयर पर एक न्यूक्लियोसोम आपको देखने को मिलेगा।
200 बेस पेयर पर एक न्यूक्लियोसोम मिलेगा। अब सिचुएशन क्या है और समझते हैं थोड़ा। तो हमने बना लिया ये स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप it appears like beads on string structure. और ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। इसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड। तो क्रोमैटिन थ्रेड जो है, ये क्रोमैटिन थ्रेड को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें बीड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोसोम, और स्ट्रिंग मतलब डीएनए। तो ऐसा यहां पर ये कंडीशन है। तो अभी हमने क्या बनाया है? क्रोमैटिन थ्रेड बनाया। बट अभी ये क्रोमैटिन नहीं है। क्रोमैटिन का मतलब होता है क्रोमैटिन फाइबर। तो अभी हमने थ्रेड बनाया, अब हम लोग क्या बनाएंगे? फाइबर बनाएंगे इसका। तो बताओ, क्रोमैटिन थ्रेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? डीएनए और हिस्टोन। डीएनए और हिस्टोन को मिलाकर आप क्या बोल देते हो? क्रोमैटिन थ्रेड। तो थ्रेड बना लिया, अब फाइबर बनाते हैं। चलें? चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, है ना। अच्छा, किसी के पेरेंट ने फोन किया था कि बायोलॉजी का सिलेबस धीरे चल रहा है। एक बात बता देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? पता नहीं किसी के तो थे एक्स्ट्रा कॉन्शियस, तो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात कि जब से आपका स्टार्ट हुआ है ना पढ़ाई, वहां से लेके इस मंथ तक मैंने गाना तो गाया नहीं है। है ना? ऐसा तो नहीं होता है कि मैं आया और फिर यहां पर मैं झूम झूम के गा रहा हूं, नाच रहा हूं। ठीक है, लगातार आता हूं तो बात ही करते हम लोग, काम ही कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जिसको भी एक्स्ट्रा जल्दी है तो मैं कहीं कहीं पे ऐसे पढ़ाता हूं, जैसे पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। परसों एक बैच था जिसमें 2 लेक्चर में खत्म कर दिया पूरा पीजीआर। और ऐसा नहीं कि कुछ मिस हुआ, जितने पॉइंट तुम्हारी कॉपी में मिले उतने ही पॉइंट उस कॉपी में मिलेंगे तुम्हें। और पूरा लेक्चर अंग्रेजी में लिया है, एक शब्द हिंदी का नहीं मिलेगा। तो कैसे? यही तो टैलेंट है अपना। अपन पावर मोड ऑन करना जानते हैं। तो अगर जिस दिन तुम कहोगे कि सिलेबस अगले हफ्ते कंप्लीट चाहिए, बिलीव मी और नॉट, मैं 2 लेक्चर लगवाऊंगा डेली और 7 दिन के अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मगर वो पैटर्न मेरे को लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ना। सिलेबस खत्म करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सिलेबस जो पढ़ा, क्या आप उस पर क्वेश्चन बना पा रहे हो? अब हाँ, अब वो बात अलग है कि अब तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी क्वेश्चन, या पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी, उसके बाद भी गलती होगी। 50% क्वेश्चन बनेंगे, फिर उसको इंप्रूव करता है आदमी 60%। तो भैया जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल टाइम पे चल रहा है, ठीक है। आपके मंथ जब से स्टार्ट हुए तब से, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने परेशान आप हो उतने ही परेशान मुझे भी जल्दी खत्म करना है। जब से बायो में आया हूं मैं, तभी से मेरे करियर में वो दिन आया जब मैंने मार्च में पढ़ाना स्टार्ट किया है। अदरवाइज 15 फरवरी सबसे पहले सिलेबस, मैं आदमी हूं सिलेबस खत्म करने वाला, मेरा नाम ही है सिलेबस खत्म करने वाला आदमी। जिस बैच में सिलेबस ना खत्म हो पा रहा हो किसी से, वो मैं खत्म कर दूंगा। अगर कोई नहीं कर पा रहा है मैं खत्म कर दूंगा आगे। तो ऐसा मैंने अपने टैलेंट को बना लिया है। ये मैंने अपने सुपर पावर डेवलप की है।
ठीक है। हाँ तो ये, मगर अंग्रेजी में बोलूंगा भाई साहब कंडीशन ये है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में फिर समझाना पड़ जाता है, अंग्रेजी आती नहीं है तो मैं कम इंग्लिश बोलूंगा मजाक नहीं करूंगा, ठीक है, और एकदम बोलता ही जाऊंगा, तो इसलिए वो जो फिर चल जाता है फिर मशीन की तरह। तो ये जो है ऐसा कंडीशन है, तो मैं कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है। और ये पढ़ा रखा है, ठीक है, ये डबल मेहनत मैं कर रहा हूं, तो ये जो है कहां गया है? हम नहीं लिख रहे दोबारा हम नहीं लिखेंगे दोबारा, हम बता दे रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। चलो तो बात कर रहे हैं हम लोग आगे, तो क्रोमेटिन थ्रेड गायब हो गया, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वापस से अब हम लोग समझेंगे क्रोमेटिन, असली क्रोमेटिन वो तो बनाया था थ्रेड। अब क्रोमेटिन कैसे बनाते हैं, तो देखो अपने पास क्या है भाई साहब, थ्रेड है, तो ये जो है हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो आप समझिए यहां पर ये डीएनए था और डीएनए है, ये कंडीशन है आपका, और इस स्ट्रक्चर को हमने बोला था क्रोमाटिन थ्रेड। अब सिचुएशन ये है कि अभी भी इसका लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉइलिंग करेंगे, और इस बार जो कॉइलिंग करेंगे ना तो वो बहुत गजब वाली करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग, जब सुपर कॉइलिंग करोगे तो सुपर कॉइलिंग करने के लिए हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो लेट सपोज ये हमने लिया कुछ और प्रोटीन्स, अच्छा हिस्टोन के अलावा जितने भी प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ेंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन। तो यहां पर ये कौन हो गए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा नॉन हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो यहां पर इनको जो हम लोग यूज कर रहे हैं यानी NHC प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स हैं यहां वाले, ये कौन है, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवा पाए उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड। तो ये जो स्कैफोल्ड है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यहां पर सपोर्ट दे रहे हैं, और इस सपोर्ट के चारों तरफ हम लोग लपेट देंगे क्या, क्रोमेटिन थ्रेड। तो यहां पर आपका ये क्या हो गया, ऐसे कुछ ये देख सकते हो आप, हिस्टोन प्रोटीन, वो जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर वाला जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको दिखाया, ये स्ट्रक्चर। और साथ में यहां पर कॉइलिंग में एक और चीज यूज करते हैं, आरएनए। तो ये लाल वाला हो गया कौन, आरएनए। तो अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमाटिन फाइबर, या फिर सिंपली क्रोमाटिन। और ये जो फाइबर या क्रोमेटिन है, बताओ इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, एक तो डीएनए मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, और कौन मिलेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। अच्छा डीएनए तो मान लो आपका हो गया जेनेटिक मटेरियल, यानी आपके अंदर कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। मगर ये जो बाकी के लोग हैं, यानी हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए,
दे हेल्प इन कॉइलिंग, ये कॉइल करने में हेल्प करते हैं डीएनए के। तो ये सिचुएशन है यार आपका। तो इसी को आप क्रोमेटिन फाइबर बोलो या क्रोमेटिन बोलिए। अच्छा, कोई बता सकता है कि अगर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या कहेंगे? इंटरफेज न्यूक्लियस। तो यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रोमेटिन बनता है, वो जो आपको मैंने दिखाया है जो डायग्राम में, ये जो डायग्राम में दिखाया, ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये कौन वाला है? इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या होता है? नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, जो अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, बाद में कर सकता है, अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, दैट इज इंटरफेज न्यूक्लियस। तो ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट इन इंटरफेज न्यूक्लियस। तो फिर मान लो वो न्यूक्लियस डिवाइड करने लगे, तब क्या होगा? तब वहां पर क्या चीजें, क्या चेंजेस आएंगे इस क्रोमेटिन में? तो ये जो आपको यही वाला स्ट्रक्चर वो आपको पीछे न्यूक्लियस में दिखाई दे रहा है। तो न्यूक्लियस में जो आपको दिखाया यही थ्रेड है, वो एक जो लाइन दिखाया आपको रेड कलर के जो लाइंस दिखाए, वही है क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं क्रोमेटिन कितने टाइप का होता है। क्रोमेटिन 2 टाइप का होता है, चलें? हाँ, लिखो थोड़ा। हाँ, थ्रेड को बोल रहे हैं उसको। क्रोमेटिन थ्रेड में ही तो आ रहा है न्यूक्लियोसोम और डीएनए, मतलब न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए, ठीक है। तो उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं। क्या होता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आप देखते हो, इसका मतलब है आपने सेल तोड़ दिया, न्यूक्लियस तोड़ दिया, ठीक है। और अब वहां पर क्या कर रहे हैं कि जो नॉन हिस्टोन, इसको क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है, एकदम कॉइल्ड स्टेट में। तो हमें एकदम साफ साफ देखना है, डीएनए देखना है। तो डीएनए आइसोलेट, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम में डीएनए आइसोलेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? आरएनए हटाएंगे, आरएनएस डाल देंगे, प्रोटीएज डालेंगे। तो वहां पर जो है प्रोटीन जो है वो अलग हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। उसमें सिर्फ क्या देखने को फिर आ जाएगा? डीएनए आ जाएगा, ठीक है। बट मान लो कि सिर्फ हम सिंपली ऐसे नॉर्मल कंडीशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो हमको नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं देखना है और आरएनए नहीं देखना है। तो सिर्फ क्या देखेंगे? वही स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे वो जो देख रहे हैं हम लोग, वो न्यूक्लियस तोड़ने के बाद। चले? तो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ये क्रोमेटिन के टाइप थोड़ा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होगा यूक्रोमेटिन
और एक होगा हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कैसा होगा? थोड़ा लूजली कॉइल्ड होगा। भाई कॉइलिंग ही तो हुआ था, तो यहां पर ये कैसा है? थोड़ा लूजली कॉइल्ड है, और ये एकदम कॉम्पैक्टली कॉइल्ड है या टाइटली कॉइल्ड है। दूसरा कि ये जो है ना, ये अगर इसमें तुम कलर डालते हो, स्टेन डालते हो, तो यूक्रोमेटिन बहुत कम स्टेन लेता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ज्यादा स्टेन लेता है। तो ये कैसा होगा? लाइटली स्टेन्ड, और ये कैसा होगा? डार्कली स्टेन्ड। अगला कंडीशन है कि यूक्रोमेटिन में ही बताओ इसका रेप्लिकेशन होगा नहीं होगा? यूक्रोमेटिन का भाई इसमें कौन है? डीएनए है ना, आरएनए। तो बताओ उसमें जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा नहीं होगा? होगा। और हेट्रोक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन होगा। बस डिफरेंस ये आता है, ये यहां पर स्लो होता है, और यूक्रोमेटिन का जो रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है? फास्ट होता है। बस इतना डिफरेंस आता है, मगर रेप्लिकेशन कॉपी जरूर बनाएंगे उसका, चाहे आप हेट्रोक्रोमेटिन हो चाहे, भाई रेप्लिकेशन करना मतलब क्या? कॉपी बनाना। तो यहां पर आप कॉपी जरूर बनाओगे, चाहे आप यूक्रोमेटिन हो चाहे आप हेट्रोक्रोमेटिन हो। बताओ ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बनाना, ये होगा या नहीं होगा? यूक्रोमेटिन में होगा, बट हेट्रोक्रोमेटिन में? हेट्रोक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन हम लोग यहां पर नहीं कर पाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना। डीएनए से आरएनए बनाने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सिर्फ यूक्रोमेटिन का होगा, हेट्रोक्रोमेटिन का नहीं होगा। तो एक चीज समझो, जैसे मान लो ऐसा थ्रेड है, एक बात बताओ, ये वाला जो है इसको क्या बोलें? यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? लूज। और इस वाले हिस्से को? क्या लगता है ज्यादा कौन होता होगा, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? टोटल यूक्रोमेटिन जो है, दोनों का तो लेंथ ही होगा ना, ज्यादा क्या होता है? यूक्रोमेटिन। अगर पूरे थ्रेड में देखेंगे तो आपको मैक्सिमम पार्ट क्या मिलेगा? यूक्रोमेटिन। 90% हिस्सा आप समझ लो कि क्या रहेगा? यूक्रोमेटिन रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा एरिया क्या रहता है? हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहां पर, अच्छा यहां पर ये जो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या, अच्छा इसमें स्टेन डालेंगे तो ये लूज है तो यहां पर कम कलर पकड़ पाएगा, बट यहां पर बहुत सारा थ्रेड है एक ही जगह पर तो ये ज्यादा कलर पकड़ लेगा। अच्छा एक चीज और देखोगे, जहां पर आप ज्यादा कॉइल करोगे ना, यानी कॉम्पैक्ट पैकिंग करोगे, टाइटली कॉइल करोगे, वहां पर ये क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। भाई जहां पर लूज है वहां पर कैसा? फैला हुआ है थोड़ा, बट जहां पर बहुत ज्यादा कॉइल कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा? उस जगह पर पतला हो गया, जिसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्ट्रिक्शन।
क्या कहेंगे? कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कॉन्स्ट्रिक्शन आपके दो तरह के होंगे, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है आपका, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, दो तरह के क्रोमेटिन है। अच्छा, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ना, ये भी दो तरह का होता है। हेट्रोक्रोमेटिन अगेन दो तरह का होता है, एक होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या हो गया कि वहां पर हेट्रोक्रोमेटिन कभी हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा और कभी यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हो सकता है कि वापस से ये कन्वर्ट हो जाए हेट्रोक्रोमेटिन में। तो ये सिचुएशन है। और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन जो परमानेंट है, परमानेंट हेट्रोक्रोमेटिन, हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में ही रहे अगर, तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। और अगर मान लो कभी, यानी फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। तो यहां पर कभी वो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में है और कभी वो यू क्रोमेटिन फॉर्म में है, तो ये ऐसे हेट्रोक्रोमेटिन को हम क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बार बॉडी। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एग्जाम्पल सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब अभी बताया मैंने आपको, जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो कैसा होता है? पतला होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी, ये कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या चक्कर है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। यानी नॉर सेकेंड। तो ये सब है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है अपना बार बॉडी। तो बार बॉडी जो है ये क्या होता है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। अब एक चीज समझो, लड़कों में एक्स क्रोमोसोम कितना होता है? एक। और लड़कियों में कितना होता है? तो एक बात बताओ, यहां पर सोमैटिक कैरेक्टर्स दोनों के सिमिलर होते हैं या अलग अलग होते हैं? सोमैटिक कैरेक्टर तो सेम ही है, दो ही आंख है, दो ही कान है, वही चीज है। हाँ, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? अलग होंगे। तो यहां पर सेम कैसे है? सोमैटिक कैरेक्टर बराबर कैसे आ रहा है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं? एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर देती हैं। अपने से नहीं होगा कि इनएक्टिव हो जाओ, अपने आप नेचुरली हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है नेचुरली हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है, तो मगर प्यूबर्टी के बाद वो एक्टिव हो जाएगा। तो मान लो कि एक जो एक्स है ये हो गया, मान लो कि एक एक्स, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल वाला कैसा रहता है? ये यू क्रोमेटिन फॉर्म में। और एक कैसा रहेगा? ये भी मान लो नॉर्मल है, ये दूसरा एक्स हो गया, अभी ये यू क्रोमेटिन फॉर्म में। तो मान लो कि जो लड़कियां हैं वो क्या करें कि एक एक्स तो नॉर्मल रखें और एक एक्स का क्या करा दें?
इसको एकदम टाइटली पैक कर दे, कॉइल कर दे, तो ये जो है ये एक्स क्रोमोसोम बताओ ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा नहीं कर पाएगा? जब वो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, भाई देखना जब भी तुम क्रोमेटिन को बहुत ज्यादा लपेट दोगे ना तो फिर तुम ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन हो गया ये, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेट्रो फैकल्टेटिव, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पे वापस क्या हो सकता है, जो जब यहां पर मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ऐसा रहता है बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी, फिर ये क्या हो जाएगा? वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो सोमैटिक कैरेक्टर्स डेवलप करने थे वो हमने क्या कर लिए? डेवलप कर लिए। भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही तो ये डिसाइड हो रहा है ना सोमैटिक कैरेक्टर, तो सोमैटिक कैरेक्टर जब मुझे डिसाइड करना था तो मैं क्या करूंगा? ये इसको एक को इनएक्टिव कर दूंगा। और जब प्यूबर्टी हो गया, अब प्यूबर्टी के बाद क्या चीज का जरूरत है? सेक्सुअल कैरेक्टर्स का, तो फिर वहां पर जो है स्टार्ट होगा ये एक्स, जो डबल एक्स आएगा तभी तो क्या होगा? वहां पर जो कैरेक्टर्स है वो अपेयर होंगे। देखो कुछ होते हैं क्या? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स, यानी क्या पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं। जैसे याद करो प्यूबर्टी से पहले तो दाढ़ी नहीं आई थी, प्यूबर्टी के बाद दाढ़ी आ गया, तो यानी ये किसका असर है? वाई क्रोमोसोम का। तो वाई क्रोमोसोम क्या बना रहा है? टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन के वजह से वहां पर कुछ इफेक्ट्स। वैसी लड़कियों में तो यहां पर हार्मोनल इन्फ्लुएंस अगर मुझे करना है तो मुझे वापस से इस इनएक्टिव एक्स को वापस से यू क्रोमेटिन बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव, इनएक्टिव क्रोमेटिन, ये हो गया फैकल्टेटिव एक्स हेट्रोक्रोमेटिन। और इसी को हम बोलेंगे क्या? बार बॉडी। अच्छा, बार बॉडी कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ बार बॉडी will be equal to number of X chromosome -1। मतलब बताओ लड़कों में कितने बार बॉडीज मिलने चाहिए? 0। एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसको -1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और लड़कियों में बार बॉडी कितना होना चाहिए? 1 नॉर्मल में। लड़के में अगर बार बॉडी मिल रहा है तो समस्या है। फिर क्या बन गया? हुआ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, XXY कंडीशन। तो यानी क्लाइनफेल्टर 47 जो वाला कंडीशन है, तो वहां पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले लड़के में जो है आपको मिलेगा क्या? बार बॉडी। और अगर बार बॉडी लड़की में नहीं मिल रहा है तब भी दिक्कत है, क्या हो जाएगा? वो टर्नर्स। तो ये एक्चुअली जो बार बॉडी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वो उसी दिन के लिए, जिस दिन क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा। तो उस दिन मैं बोलूंगा कि उस दिन जो पढ़ाया था वो आज बताओ, तो तुम्हें उस दिन बताना पड़ेगा कि उस दिन क्या पढ़ाया था, ठीक है? तो यहां पर जो है ये ध्यान रखना। दिस इज ऑल अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। तो सेंट्रोमियर किस तरह का हेट्रोक्रोमेटिन है? परमानेंट हेट्रोक्रोमेटिन है या फैकल्टेटिव? सेंट्रोमियर परमानेंट है, परमानेंट है। तो अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करने वाले हैं सेंट्रोमियर के बारे में और नॉर के बारे में। तो यहां 2 टर्म्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए, सेंट्रोमियर और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। थोड़ा देखते हैं इनके बारे में, चलें क्या? तो ये जो है सिचुएशन टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन में ये। तो सबसे पहले एक टर्म समझते हैं कि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो कॉन्स्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दिया, जहां पर भी हेट्रोक्रोमेटिन होता है वहां पर थोड़ा सा एकदम टाइट पैकिंग की वजह से ये कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है। तो इस पतले वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन, और उसी को क्या बोल देंगे? कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहां 2 चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो
देखिए यहां पर कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? ये येलो वाला पार्ट, सबसे पहले तो इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है टीलोमियर। आपको दिख रहा होगा ये दोनों साइड में मिल रहा है। इसका नाम ही है क्या? टीलो। टीलो का मतलब क्या होता है? एंड, लास्ट में मिलता है। अब यहां पर ये जो टीलोमेयर है, इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है? ऐसा ये वाला जगह क्या हो गया? यूक्रोमेटिन। ये वाला जगह भी क्या हो गया? यूक्रोमेटिन। ये वाला जगह क्या हो गया? हेट्रोक्रोमेटिन। ये देखो यहां वाला भी जगह क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। ये हेट्रोक्रोमेटिन। तो आप समझिए सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन वाले एरिया में। तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है यहां वाला, इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, पतले वाले को नैरो रीजन। ये वाला भी एरिया क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन है। अब समस्या यह है कि प्राइमरी किसको बोलें और सेकेंडरी किसको बोलें। तो पहला कंडीशन ध्यान रखना, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वेयर काइनेटोकोर्स आर सिंथेसाइज्ड। और काइनेटोकोर का काम क्या होता है? ये कौन होते हैं? दीज आर डिस्क लाइक प्रोटीन्स विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर और ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या अभी तुम्हें काइनेटोकोर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। काइनेटोकोर अभी नहीं दिखेगा, मैं बताऊंगा कब दिखेगा। तो यहां पर ये जो है ये कंडीशन है। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। मान लो दिखाई देता हूं यहां पर, मान लो ऐसा, ये ऐसा काइनेटोकोर। डिस्क जैसा प्रोटीन। तो जिस कॉन्स्ट्रिक्शन पर काइनेटोकोर बनेगा उसको कहेंगे प्राइमरी, यानी वो जरूरी है। इसके बिना आप नहीं, मतलब आपका क्रोमेटिन नहीं रह सकता। तो ये क्या है? ये जरूरी है। प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स, मतलब प्रेजेंट इन ऑल यही क्रोमेटिन क्या बन जाएगा बाद में? क्रोमोसोम। तो ये हमेशा हर क्रोमोसोम में रहेगा। अगर कोई क्रोमोसोम बिना सेंट्रोमियर के दिख गया, यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के दिख गया, तो उसको तोड़ दिया जाएगा। आपकी जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये नहीं है तो। और इसको, इसका नाम क्या है? नोन एज सेंट्रोमियर। अब कंडीशन क्या है? ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पहली बात है ऑल्सो नोन एज, अभी बताया था मैंने आपको, क्या नाम है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। एक बार देखो तो, इधर देखो, पेन रोको। ये ऑर्गेनाइजर रीजन का मतलब होता है कि कोई चीज बन रहा है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजर रीजन? कहीं भी लिखा हुआ ऑर्गेनाइजर रीजन, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पर कोई चीज बन रही है, और क्या बन रहा है उसके आगे ठीक लिखा रहेगा। तो यानी इस जगह पे क्या बन रहा होगा? न्यूक्लियोलस। तो यहां पर जो है इट इज साइट ऑफ सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस।
ये वो जगह है जहां पर न्यूक्लियोलस बनना है। ये रहा न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या दिख रहा है, क्या है? क्रोमेटिन ही लूज है। इस लूज क्रोमेटिन को ही क्या कह दे रहे हैं? न्यूक्लियोलस। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होगे, यही है क्या? न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस है, कुछ बातें इसके बारे में। पहले तो ये एक, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या? तो ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसमें जो डीएनए है, डीएनए इन दिस रीजन is known as rDNA. rDNA क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से हम लोग क्या बनाते हैं? आरएनए। तो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनना चाहिए? डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो क्या बनेगा? आरएनए। और क्योंकि ये आरडीएनए है तो ये क्या बनाता है? आरआरएनए। और आरआरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कभी सुना है? राइबोसोमल आरएनए यहां पर बनता है। और कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए बनते हैं यहां पर? एक बनता है 28SR आरएनए, एक बनता है 18SR आरएनए, और एक बनता है 5.8SR आरएनए। तो ये जो आरएनए इनका फॉर्मेशन होता है, इन तीनों का फॉर्मेशन होता है। बता सकते हो इनसे आप क्या बनाओगे? इनसे आप क्या बनाओगे? राइबोसोम बनाओगे भाई साहब। क्या बनाओगे? राइबोसोम। तो सोचो इनसे आप कौन सा राइबोसोम बना सकते हो? 70S वाला या 80S वाला? ये किसके कंपोनेंट्स हैं? 80S के। तो दे आर असेंबल्ड proteins and sent to cytoplasm to form ribosome. तो न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या हो गया? राइबोसोम का फॉर्मेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। यानी इसका काम है राइबोसोम बनाना। कौन सा राइबोसोम बनाना? 70S या 80S? ये सिर्फ और सिर्फ 80S बनाता है। इसमें एक चीज मिस हुआ है, 5S। तो 5S जो है rRNA is transcribed separately in nucleoplasm. 5S नहीं बनाएगा ये न्यूक्लियोलस। सेपरेटली इन न्यूक्लियोप्लाज्म। वहां पर 5S का फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बताओ, न्यूक्लियोलस कौन बनाता है? नॉर। फिर से सुनो, नॉर क्या प्रोड्यूस करेगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या प्रोड्यूस करेगा? rRNA। और rRNA से क्या बना लोगे आप? राइबोसोम। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। may be present
और एब्सेंट। जैसे कि एग्जाम्पल, इन ह्यूमंस थर्टीन, 14, 15, 21 और 22, बस यही क्रोमोसोम्स हैं 21 एंड 22। Only these chromosomes have NOR. बन गया वो कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। मगर याद करो 2 सब यूनिट होता है ना, एक हम लोग क्या बनाते हैं 40s, 80 का बनाना है, 40 और 60, फिर उसको अलग अलग भेज देते हैं, कहां, न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर निकल जाएगा और साइटोप्लाज्म में जाके फिर वो असेंबल करेगा। और बोलो, तो ये कंडीशन आपका हो गया क्रोमेटिन। मैं फिर से कहता हूं, सिलेबस की टेंशन मत लीजिए आप, सिलेबस खत्म करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ ये कीजिए कि जितना आप पढ़ते जा रहे हो उसको आप मल्टीपल रिवाइज जितना होता चले, उसको ये कोशिश करो कि वो कंप्लीट हो रहा है आपका, ठीक है ना। मेरे कंप्लीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका वो पार्ट कंप्लीट, और समझो कि आप लगभग 11th का सिलेबस तो खत्म ही हो गया है ना, और 12th के सिलेबस में मैं आपको बता देता हूं, मेंडलिज्म में 10 लेक्चर, मॉलिक्यूलर में 10 लेक्चर और 15 लेक्चर लगभग इकोलॉजी में। ये हैं बड़े चैप्टर, ठीक है। यानी टोटल हो गए कितने, 35 लेक्चर ये है। और इकोलॉजी में मैं कोशिश करूंगा कि जो है 15 को थोड़ा, ठीक है, कम करें। और बचा माइक्रोब और फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, वो एक एक लेक्चर का काम है, 2 लेक्चर टोटल, वो टोटल 37 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। 37 लगभग हर महीने अगर 15-15 लेक्चर लगे तो इस महीने में और अगले महीने में 15 तारीख तक कोशिश करूंगा मैं कि खत्म हो जाए। अरे ये चैप्टर नहीं आता आगे बीच में तो समझो कि एक चैप्टर तो हम लोग खत्म ही कर चुके होते, मेंडलिज्म खत्म हो गया होता अब तक 10 लेक्चर में। तो थोड़ा सा, और ये पढ़ाया हुआ है मगर जो है फिर से पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मुझे समस्या नहीं है तो तुम्हें क्यों समस्या है। अपना जितना पार्ट हो गया है उसको रिवाइज कीजिए, उस पर क्वेश्चन बनाइए और एकदम रिलैक्स होके पेशेंट, जितना एंग्जाइटी में आओगे, हाई एग्जाम हाई एग्जाम हाई एग्जाम, उतना और तकलीफ बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो हाई एग्जाम मत करिए जितना पढ़ लिया उसको रिलैक्स होके अच्छे से मन लगा के शिद्दत से रिवाइज करिए और फिर इंतजार करिए कि वो आपका जो आगे का पार्ट है वो खत्म हो जाए। खत्म कर दूंगा मैं। एग्जाम का डेट आ गया है ना, हाँ तो जुलाई में है, तुम्हें मैं अप्रैल मई में 15 मई को छोड़ दूंगा, ठीक है। देयर विल बी सफिशिएंट टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।